नमस्कार। जय हिंद, राम राम। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई अजय सर में। मैं अजय आपको पढ़ा रहा था वर्ल्ड ज्योग्राफी। और भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी बस थोड़ी क्लासेस ज़्यादा, आप टेंशन ना लियो। नेड़ा आ गया। अजय सर पढ़ाए जीके तो बने। आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया शायरी है तेरी। बाद में पढ़ागा, कोई बात को नहीं। अभी मैं सोचूंगी थाने कल कई दिनों क्लास कौन ले थारो जल्दी जल्दी लाग रही हो गुरुजी, एक तो टॉपिक कराओ। ले भाई, टॉपिक भी करा देगा। अच्छा, वही शेड्यूल रखें। एक दिन अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और एक दिन पॉलिटी की। या तो फिर ऐसे रख ले कम से कम, सॉरी इकोनॉमिक्स की। ऐसे रखें कि कम से कम 2 या 3 दिन हफ्ते में इकोनॉमिक्स क्लास करवा दें, जल्दी हो जाएगा उसका भी साथ साथ कवर। इतना ज्यादा अब रहा नहीं है वर्ल्ड का। क्लियर। इसके बाद महाद्वीप टॉपिक करवा दूंगा बस, फिर तो रियो के मोटो मोटो हो गयो सारो। चलो, आज अपना टॉपिक है पवन संचरण। हेडिंग लगाओ सारे साथी। आज जो अपना टॉपिक है, टॉपिक का नाम है पवन संचरण। बहुत प्यारा टॉपिक है। सिंपल सा टॉपिक है, 1 मिनट में समझा दूंगा। 1 मिनट में गुरु जी, मतलब कहने को मतलब है थेसा का जुड़े रहो, बहुत अच्छी तरीके आप सीख जाऊंगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उस प्रश्न का आप मुझे जवाब दोगे सारे साथी। वायु की क्षैतिज जो गति है उसे पवन कहते हैं, इस बात का प्रश्न याद रखना। सिंपल सी बात है, लिखो। वायु की क्षैतिज गति, वायु की जो क्षैतिज गति है, क्षैतिज गति को पवन कहते हैं। क्षैतिज गति को पवन कहते हैं। और वायु की ऊर्ध्वाधर गति को, याद रखना, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को, वायु की ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर गति को पवन तंत्र कहते हैं। को पवन तंत्र कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आपको एक बात बता दूं, या पवन तरंग कहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, पवन तरंग लिख लेना। पवन तरंग कहते हैं। देखो, ये जो टॉपिक है ना, ज्यादा समझ पर आधारित रहेगा। तो जितने भी साथी हैं 10 मिनट इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, उसके बाद आप लिखना शुरू कर देना। ठीक है। पवन तरंगे कहते हैं, तरंगे कहते हैं। एक तो ये बात समझ में रखो कि वायु की जो क्षैतिज गति है उसे पवन कहते हैं, क्षैतिज गति को पवन कहते हैं, याद रखियो। और ऊर्ध्वाधर गति को पवन तरंगे कहते हैं। याद हो जाएगी? हाँ गुरुजी, याद हो जाएगी। आगे चलो। आगे अगर आप बढ़ा तो के याद रखना है। नोट लगा के दो चीजें महत्वपूर्ण याद रखना। अच्छा, आपको ये तो आता है कि वायु जो अभिसरण गति है और अभिसरण गति है वो क्या होती है। वायु की अभिसरण गति, अभिसरण गति याद रखनी है। और इसके अलावा अपसरण गति, अपसरण गति जो है वो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी गति याद रखनी है? दो दो पॉइंट आप याद रखो, अभिसरण गति का और सिंपल सा है अपसरण गति का। अभिसरण गति यानी वायु का अभिसरण क्या होता है और अपसरण क्या होता है। सर, मैं आपकी ऑफलाइन में करंट अफेयर्स करवाते हो? सर, आप ऑफलाइन में करंट अफेयर कराते हो ना? बेतनू, मैंने आज तक करंट अफेयर नहीं पढ़ाया है तो। हाँ, चलो अब देखो। तो वायु की अभिसरण गति और वायु, ऐसे लिख लेना पूरा। वायु की या वायु का अभिसरण और वायु का अपसरण क्या होता है? अपसरण। देखो, अभिसरण को मतलब क्यों और अपसरण को मतलब क्यों है। जब वायु जो है, पवन जो है, एक दूसरे के सामने गति करती है। ये आगे काम के शब्द हैं। यानी ये वायु है, हवा है, इधर से ये चल रही है और उधर से जो है वो हवा आ रही है। जब ये दोनों एक दूसरे के सामने गति करेंगी, ये भी वायु है, तो इसे बोलते हैं अपने कि वायु का क्या हो रहा है? अभिसरण। जब दोनों प्लेट में देख लो, अभिसरण प्लेट जो पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं टेक्टोनिक में। जब ये दो प्लेटें आमने सामने गति करती है तो उसे बोलते हैं अभिसरण। और जब दोनों एक दूसरे की विपरीत गति करती है तो उसे बोलते हैं अपसरण। तो याद रखना, जब यह दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगी, यह भी वायु है और ये इधर की भी वायु है। जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगी तो इसे हम क्या बोलते हैं? यहां पर वायु का अपसरण हो रहा है। क्या हो रहा है? वायु का अपसरण। तो अभिसरण का मतलब होता है वायु एक दूसरे के सामने आती है, अपसरण का मतलब होता है दोनों अलग जाती हैं। सिंपल सी बात बताऊं, याद कैसे करना है। जैसे अपने अगर किसी को बुलाना हो तो बोलते हैं भाई अभी मिल, अभी मिलना होगा तो अभी। और अप का मतलब जी धमका दें आप, हप हप भाग यहाँ से। तो अप मतलब ये दोनों अलग हो जाएंगे। बताओ, इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ गुरुजी आई। फिर आप हेडिंग लगाओगे अगला पॉइंट कि वायु दाब क्या होता है। अगला जो पॉइंट है वो आप क्या हेडिंग लगाओगे? वायु दाब। समझना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। वायु दाब क्या होता है? तो सिंपल सी अगर परिभाषा बताऊं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। वायु का जो भार होता है उसे वायु दाब बोलते हैं। वायु का जो भार होता है
वायु का भार जो है उसे ही क्या बोलते हैं, वायु दाब। वायु दाब को जो मापने का यंत्र है, मापन यंत्र है, उसे बोलते हैं बेरोमीटर। वायु दाब को जो मापन का यंत्र है, मापन का यंत्र है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं बेरोमीटर। वायु दाब का जो मापन यंत्र है उसे क्या बोलते हैं, बेरोमीटर। बेरोमीटर फिर बिल्कुल सिंपल है, बोलो बेरोमीटर। और वायु दाब को मापने की जो महत्वपूर्ण इकाई है, बिल्कुल, वायु दाब को मापने की जो महत्वपूर्ण इकाइयां वो कौन कौन सी होती है, महत्वपूर्ण जो इकाइयां हैं वायु दाब को मापने की इकाइयां जो है वो कौन कौन सी है, देखो वायु दाब को मिली बार में मापा जाता है। क्या याद रखोगे, वायु दाब जो है इसको मिली बार में भी मापा जाता है। वायु दाब की अगर बात करें तो वायु दाब को पास्कल के अंदर भी मापा जाता है। अगर हम बात करते हैं वायु दाब को, तो वायु दाब को इंच में भी मापा जाता है। अगर हम बात करें वायु दाब को, तो वायु दाब को मिलीबार और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये याद रखोगे कि वायु दाब को इतने, ये मापन इकाइयां है, ये मापन इकाई है। ठीक है, सिंपल सी बात है। सर ये क्लास रीट मेंस एसएसटी के लिए है क्या? हाँ संजीव जी, रीट मेंस एसएसटी वालों को मैं कोर्स करवा रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री है अपने इसी चैनल के ऊपर। क्लियर? हाँ, राधे राधे जाट जी, बिल्कुल। रेखा, राधे राधे, बिल्कुल, नमस्कार सभी को। और जो रीट एसएसटी वाले साथी हैं उनको मैं ये सूचना दे देता हूँ सभी साथियों को कि मैंने आपको लिए जो 18वीं क्लासेस आई दी है, इससे पहले जो क्लासें आपको नहीं मिलती है तो प्ले लिस्ट में जाना। जीके बाय अजय सर जब चैनल खोलो तो उसकी प्ले लिस्ट में जाओगे ना, तो वहां पर आपको सारी क्लासें ये मिल जाएंगी। रीट मूल मंत्र इस प्रकार से नाम से थोड़ा आप देख लेना, मिल जाएंगी सारी क्लासें, है ना। हाँ, चलो विजय, बहुत बढ़िया भाई मेरे। देखो मिली बार, मिली बार की अगर आप बात करें तो मिली बार का यूज, मिली बार का सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मापक इकाई के रूप में प्रयोग किया। मापक यानी मापने के लिए, मापक इकाई के रूप में, के रूप में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम अब प्रयोग करने वाला व्यक्ति, क्या मेरे भाई, सर्वप्रथम जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति था, प्रयोग करने वाला, प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था, प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था वी वर्कनीज। क्या नाम था? सिंपल सा नाम है, याद रखना है, सिंपल सो भूलो ना, बोलो वी वर्कनीज, वी, वी वर्कनीज, पक्कर हो गया नहीं, वर्कनीज, वी वर्कनीज, वी वर्कनीज। तो यह व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम मापन इकाई के रूप में किसका प्रयोग किया था? मिलीबार। देखो थाना में एक बात बताऊं, वायु दाब सर्वाधिक कहां देखने को मिलता है? तो समुद्र जो क्षेत्र होता है ना, समुद्री इलाका होता है, वहां पर वायु दाब जो है वो आपको क्या देखने को मिलता है? ज्यादा। समुद्र तल पर वायु दाब अधिक होता है, ये प्रश्न याद रखना। समुद्र तल पर, तल पर वायु दाब अधिक होता है, इसका रीजन पता क्या है? वायु दाब अधिक होता है। अच्छा गुरु जी, वायु दाब होता क्या है, एक तो ये बताओ। मैंने कहा था वायु का जो भार है वही वायु दाब होता है, वायु का जो भार है वही वायु दाब होता है। जैसे मैं एग्जांपल के बताऊं, तो ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, और यानी ये मान लो कि ये वायु है, पवन है। अगर ये इस प्रकार से आएंगी, इसके ऊपर पवन इस प्रकार से आएंगी, तो मान के चलना कि वायु दाब बढ़ेगा। और यहां से जब उड़कर जाएंगी तो वायु दाब घटेगा। अब जैसे ये हवा है, जब यहां से उड़ेगी तो वायु दाब घट गया ना, और जब ये इसके ऊपर आएगी तो वायु दाब बढ़ेगा, ये बात याद रखना। बढ़ेगा ना सर जी? आप, आज सिर में दर्द हो रहा है बहुत। चलो फिर कोई बात नहीं है, बाद में देख लेना क्लास, सुबह देख लेना। हाँ, हाँ बिल्कुल संजीव जी, आपके लिए करवा रहे हैं। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप कल देख लेना। ज्यादा देखो, अगर जी नींद आती हो है तो ऐसे पढ़ाई होती भी नहीं है, फिर मन मार के देखने वाली बात नहीं है। तो ये जो मैं क्लास से बहुत दिल से पढ़ाता हूँ, मन मार के देखना नहीं है, शानदार नोट्स बनाने हैं इसको आपके। ठीक है, हाँ। और अच्छा, अब ये एक बच्चों, विद्यार्थियों का, साथियों का, है ना, इनका एक सवाल रहता है, गुरुजी नोट्स बनावा या कोई किताब ले आए? देखो मेरो मानना तो है बहुत बढ़िया रहेगा कि अगर आप खुद के नोट्स बनाओ, कि आप जब लिखोगे ना बातों को तो आपको बहुत ज्यादा याद रहता है, और प्लस आपको 2-3 बार रिवीजन कर लेते तो ये भी आइडिया रहने लग जाता है कि कौन सी लाइन में कौन सी बात लिखी हुई है। तो इसलिए फायदा रहेगा कि जो है वो नोट्स वगैरह खुद के ही बनाओ। ठीक है, हाँ। अब मैंने कहा समुद्र तल पर वायु दाब अधिक देखने को मिलता है, इसका उदाहरण मैं बताता हूँ। जैसे ये देखो, यानी ये एक इलाका है जहां पर पानी है, ठीक है, ये पानी वाला इलाका है। और इसके बाद ये जो इलाका है यहाँ पर स्थल भाग है। अब स्थल भाग पर आपको पर्वत वगैरह भी देखने को मिलेंगे,
पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे, पठार भी देखने को मिलेंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेगा गुरुजी। तो सुनो, अब यहाँ पर जो पवनें आ रही है, यहाँ पर जो हवाएं आ रही है, यहाँ पर जो हवा आ रही है, अब वो हवा जो है कहीं ना कहीं इन भागों से टकरा कर धरती पे आने पर जो है इतना वायुदाब रहता नहीं है, उतना तेज गति से वायुदाब नहीं रहता है। जबकि यहाँ पर जो पवन है वो सीधी आएगी एकदम। देखो यहाँ पर कोई भी अवरोध नहीं हो रहा है, तो बताओ वायुदाब ज्यादा कहाँ लगेगा? यहाँ पर उच्चावच बने हुए हैं, प्लस वृक्ष आ जाते हैं, तो ये इनमें लगकर हवाओं की जो गति है वो धीरे हो जाती है। लेकिन जैसे ये जल के अंदर, जलीय तट पर ये हवाएं आती हैं, इनका कोई अवरोध नहीं बनता, ये हवा सीधी टकराती है। और यहाँ पर जब सीधी टकराएंगी तो समुद्र तल पर ये बात देख के चलना कि वायुदाब आपको क्या मिलेगा? अधिक देखने को मिलेगा। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है कि समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना देखने को मिला है? औसत वायुदाब, औसत वायुदाब। देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, अब ये बात रहती ये है कि वो पूछ किस में रहा है। अगर वो व्यक्ति आपको वायुदाब जो है वो किस में पूछ रहा है, अगर वो आपको मिली बार में पूछ रहा है तो उसका आपको जवाब अलग देना होगा। मिली बार में पूछ रहा है तो जवाब अलग देना होगा। इंच में पूछ रहा है तो जवाब अलग देना होगा। और सेंटीमीटर में पूछ रहा है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो आपको जवाब जो है वो क्या देना होगा? अलग। अगर आपसे मिली बार में पूछ रहा है तो याद रखना 1013.25 मिली बार जो है औसतन आपको यहाँ पर वायुदाब देखने को मिलेगा। कहाँ? समुद्र तल पे। समुद्र का जो तल है, समुद्र का जो तट है ना, ऊपर वाले तट है, हाँ समुद्र का जो तट है, हाँ तो याद रखना समुद्र का जो ऊपर वाला तट भाग है, यानी याद रखना वहां पर आपको वायुदाब जो है वो क्या देखने को मिलेगा? अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है जी सर, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। और अब मिली बार में अगर पूछे तो 1013 याद रखना, ठीक है। और इंच में पूछे, इंच में तो 29.92, हाँ इंच में पूछे तो 29.92, 29.92 इंच जो है, यानी 29.92 इंच जो है। अगर मिली बार में पूछे तो 1013.25, इंच में पूछे तो 29.92, और सेंटीमीटर में पूछे तो 76। क्या याद रखोगे? 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर सेमी, 76 सेमी, ये बात आप याद रख लेना। तो समुद्र तल पर वायुदाब अधिक होता है। औसत वायुदाब देखा समुद्र तल कितों का है? मिली बार में पूछे तो याद रखना 1013, इंच में पूछे 29, और सेंटीमीटर में पूछे तो क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। चलें आगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे अपने बढ़ते हैं, तो एक दो चीजें और समझाता हूँ, फिर अपने आगे बातें करेंगे। लिखते रहना जो जो चीजें समझा रहा हूँ, फिर आपके सामने नाम आएगा। अच्छा, एक होता है वायुदाब, ये आपको पता लग गया कि वायु का जो भार होता है वो वायुदाब। याद रखना, जिस क्षेत्र का वायुदाब अधिक होगा, जिस क्षेत्र का वायुदाब अधिक होगा, वहां का तापमान कम होगा। वहां का जो तापमान है, तापमान जो है वो क्या देखने को मिलेगा? कम। ठीक है। और जिस क्षेत्र का तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, जिस क्षेत्र का तापमान अधिक होगा, तापमान क्या होगा? अधिक। तो जिस क्षेत्र का तापमान अधिक होगा वहां पर आपको वायु दाब क्या देखने को मिलेगा? वहां पर वायु दाब जो है वो क्या देखने को मिलता है? कम। वायु दाब जो है कम। और हवा जो है ना, हवाएं कैसे चलती हैं? अगर कोई प्रश्न पूछे कि बताओ हवाएं कैसे चलती हैं, हवाएं, हवाएं जो है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, उच्च वायु दाब से, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवा चलती है। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर क्या चलती है? हवा। निम्न वायु दाब की ओर हवा चलती है, वायु दाब की ओर हवा चलती है, हवा चलती है। तो याद रखना हवा कैसे चलती है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर मेरे दोस्त याद रखना क्या चलती है? हवाएं चलती हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हवाएं कैसे चलती हैं? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। और याद रखना, निरंतर बढ़ता हुआ वायु दाब स्वच्छ मौसम का संदेश देता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। एक तो प्रश्न याद रखना, निरंतर, क्या? निरंतर बढ़ता हुआ वायुदाब, वायुदाब, वायुदाब स्वच्छ मौसम का संदेश देता है। जबकि निरंतर घटता हुआ वायुदाब, निरंतर, निरंतर घटता हुआ वायुदाब, वायुदाब खराब मौसम का संदेश देता है। वायु दाब खराब मौसम का संदेश देता है। कैसे गुरुजी? समझो बात को ध्यान से, एक बार लिख लो, पहले एक बार लिख लो। यह स्वच्छ मौसम व आसमान साफ रहेगा, इसमें स्वच्छ मौसम कह दो, या आसमान साफ रहेगा, आसमान साफ रहेगा। अगर जिस क्षेत्र का वायु दाब बढ़ रहा है,
जिस क्षेत्र का वायु दाब बढ़ रहा है तो वहां स्वच्छ मौसम रहेगा और आसमान भी क्या रहेगा, साफ। जबकि निरंतर घट रहा है, वायु दाब जहां का घट रहा है, वहां पर आप क्या देखोगे, वहां पर आप ये देखोगे कि वहां पर आर्द्र मौसम देखने को मिलेगा। आर्द्र मौसम यानी कह सकते हैं खराब मौसम, यानी बारिश वाला मौसम। खराब मौसम जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ पर क्या होगी, बारिश। हम आपको सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ। सिंपल सा भारत के अंदर उदाहरण लेकर जो बात बताता हूँ। जैसे मान के चलना यहाँ पर हिंद महासागर है, और हिंद महासागर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर अपना जो हो गया ये इस प्रकार से भारत हो गया ना। अब भारत में आपको पता है जून महीने में एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा पर सूरज कब चमकता है, 21 जून को। तो कर्क रेखा पर जून वाले महीने में ताप क्या होगा, ताप गुरुजी अधिक होगा। और वायु दाब क्या होगा, वायु दाब जो वो क्या हो जाएगा, कम होगा। तापमान अधिक होगा तो वायु दाब श्योर है कम हो जाएगा। जल में क्या देखते हैं अपने, जल का उल्टा होता है। यहाँ पर तापमान तो होता है कम, और वायु दाब वायु दाब क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पर जब वायु दाब अधिक होगा तो हवा कैसे चलेगी, उच्च वायु दाब से निम्न। तो यहाँ पर उच्च वायु दाब है और ये निम्न की ओर जाएगा। उच्च, मैंने कहा था हवा कैसे चलती है, उच्च वायु दाब से निम्न। तो यहाँ पर बारिश होगी। अच्छा, जब इस क्षेत्र का घटता हुआ, निरंतर घटता हुआ वायु दाब, ये वायु दाब कम हो रहा है, तो कम वायु दाब क्या करेगा, खराब मौसम, यानी ये बारिश बुलाएगा। अगर वायु दाब कम होगा तो बारिश बुलाएगा। अच्छा, अगर वायु दाब बढ़ता है तो वह एक मौसम कैसा देखने को मिलेगा, स्वच्छ देखने को मिलेगा। बताओ सभी साथी, एक बार थोड़ा सा कमेंट कर दो। मेरे को पता आप कमेंट नहीं कर रहे हो, क्लास देख रहे हो सारे साथी। थोड़ा सा कमेंट करके ये बता दो कि ये जो अभी मैंने कंसेप्ट समझाया ये आपको समझ में आया क्या, ये जो मैंने बताया ये समझ में आया क्या, ये बताओ जल्दी से कमेंट में बताओ। फिर मैं आपको वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक पर आता हूं। आर गुर्जर जी सर, ठीक है भाई। देखो 2 नंबर पे आप लिखो, इसके बाद फिर अब अपना हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग लगाओ, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक को प्रभावित करने वाले कारक। वायु दाब को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं वो अपने पढ़ेंगे। कोई बात नहीं है मुनी, कोई बात नहीं है, अपने चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेबस भी कराना है, एग्जाम नजदीक है, सो लेंगे बाद में पेपर का बाद सो लेंगे, बस कुछ दिनों की तो बात है। ठीक है, तुम्हारे साथ जाग लेते हैं। वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो भी मैं अब कारक किसा किसा देखांगा। तो सारों पहला जो कारक है वो अपने देखेंगे ऊंचाई। ऊंचाई भी जलवायु, इसको वायु दाब को प्रभावित करता है। पहला पॉइंट क्या भाई, ऊंचाई। ऊंचाई भी जो है प्रभावित करता है। नंबर 2 पर जो है हम पढ़ेंगे तापमान। तापमान भी जो है, तापमान जो है वो भी इस वायु दाब को जो है क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद आपको याद रखना है गतिक कारक। गतिक कारक जो है, गतिक जो कारक है वह भी वायु दाब को जो है वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कितने कारक हो गए, 3। ऊंचाई, तापमान, गतिक, और याद रखना जलवाष्प। जलवाष्प सर पढ़ाई रखो, अभी तो पढ़ने को मूड। हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रेखा, ठीक है। और इसके बाद ये रखना जलवाष्प। जलवाष्प ठीक है, क्योंकि कोर्स करवाना है। मेन बड़ी बात है कि अब ये जिम्मा उठाया है आपने, उम्मीद रखी है, तो इस उम्मीद को अपने खत्म नहीं होने देंगे। ऊंचाई, तापमान, गतिक कारक और जलवाष्प। अच्छा एक बात और, कहीं अगर दिमाग में से चलती हो नहीं, गुरुजी अगर काश ये कोर्स बेच रहे होते एप्लीकेशन के अंदर तो हो सकता है गुरुजी जी जान से पढ़ाते, ये है वो है, कई होते हैं ऐसे डबल माइंड के विद्यार्थी। तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ, चाहे ये मैं किसी प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, मेरे कभी ऐसा मन में रहता नहीं है कि अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, या कोई कोर्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ तो इनको मैं यहाँ पर यहाँ अच्छा मैटर दूँ, यहाँ कम दूँ, यहाँ ज़्यादा दूँ, नहीं। मेरे लिए ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले और कोर्स वाले सभी के सभी जो साथी हैं वो एकदम मैटर करते हैं, और एक ही लेवल के मैं समझता हूँ। ऐसे नहीं है इसने रुपए दिए तो इसके लिए ज़्यादा कराएं, फ्री में पढ़ रहा है तो इसको कम कराएं, नहीं। मेरा 1% ऐसा मतलब नहीं होता। आप जी जान से नोट्स पढ़ाओ, शानदार तरीके से नोट्स पढ़ाओ। मैं आपको जो, मैं आपसे दावा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि आपका कंटेंट में से % बाहर नहीं जाएगा। गारंटी बोल रहा हूँ, गारंटी से ये बात बोल रहा हूँ, विश्वास करो आप। चलो सारों पहला अगर बात करें आप ऊंचाई, तो देखो
अगर ऊंचाई के साथ साथ ऊपर जाएंगे तो हवा जो है वो कम होती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान के चलना यहाँ से हवा उठ रही है ऊपर, और जैसे जैसे ऊंचाई के साथ साथ अपने बढ़ते जाएंगे ना, तो यहाँ पर वायु दाब जो है कम होता मिलेगा आपको। ऊंचाई के साथ वायु दाब जो उसमें कमी देखने को मिलेगी। अब आपको पता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हवा एक स्थान पे जाके समाप्त हो जाती है, हवा खत्म हो जाती है ना। तो क्योंकि हवा यहाँ से अब उठी है तो यहाँ से तो ताकत बहुत है हवा में। अब हवा यहाँ से उठी ताकत बहुत है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चलती है तो कमजोर होती जाती है, यानी जैसे जैसे ऊंचाई के साथ साथ वायु दाब में कमी नजर आएगी, याद रखना। हाँ, ऊंचाई के साथ साथ वायु दाब कम होता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगर सोच के देखो वायु ऐसे आ रही है ऊपर से नीचे आई है, तो वायु दाब की संगनता अधिक देखने को मिली। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, नंबर एक, ऊंचाई के साथ साथ लिखो, ऊंचाई के साथ 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 वायु दाब में कमी देखने को मिलती है, वायु दाब में कमी पाई जाती है, जबकि पाई जाती है, जबकि ऊपर से नीचे आएंगे। अब तो नीचे से ऊपर जा रहे थे, यानी ऊंचाई पे जा रहे थे। अगर हम ऊंचाई से नीचे आए, ऊंचाई से नीचे आए, जबकि ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर वायु दाब में संगनता पाई जाती है, वायु में संगनता पाई जाती है। ये बात बताओ समझ में आई क्या? यहां पर मैं आपको दो शब्द, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, यहां पर आपको दो शब्द देखने को मिल रहे हैं। यहां पर दो शब्द मिल रहे हैं, एक में तो हवा जो ऊपर की ओर जा रही है, और एक में हवा जो है नीचे की ओर आ रही है। अब मुझे ये बताओ किस वायु में सघनता ज्यादा होगी? सघनता का मतलब है जी हाँ, वो एक पेड़ है, ये पेड़ पूरा हरा भरा है, और एक पेड़ ये इसमें झाड़ियां सी है, इतना ज्यादा हरा भरा नहीं है, तो सघनता ज्यादा किसमें मिलेगी? इसमें, क्योंकि ये पूरा हरा भरा हुआ है तो सघन ज्यादा ये होगा। इसमें कम है तो ये सघनता कम है इसमें, है ना। तो वही बात है, अगर जो वायु तेज गति से आ रही है, क्योंकि ऊपर से तो चलो मान लो इसमें इतना पावर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे नीचे आई तो इसके अंदर गति जो है बढ़ती गई, तो यहाँ पर जो है वायु दाब निरंतर ये बढ़ रहा है, वायु दाब बढ़ रहा है। देखो यहाँ से जब उठेंगे तो वायु दाब घटेगा, ऊंचाई पर जाएंगे तो वायु दाब घटेगा, जब ऊंचाई से नीचे की ओर आएंगे, ये वायु है, नीचे की ओर आएंगे तो वायु दाब देखो यहाँ लग रहा है, यहाँ लगेगा तो वायु दाब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो वो बात समझ में आई क्या? ऊंचाई के साथ साथ वायु दाब में कमी आती है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर वायु में क्या देखने को मिलती है? संगनता, यानी वायु दाब आपको क्या देखने को मिलता है मेरे भाई? अधिक देखने को मिलता है। यहां पर लिखा हुआ है तापमान, याद रखना, तापमान व वायु दाब दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तापमान व वायु दाब दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत है। तापमान और वायु दाब जो है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। कैसे गुरुजी? देखो समझो, मैंने कहा था जिस क्षेत्र का वायु दाब अधिक होगा वहां का तापमान क्या होगा? कम। तो ये दोनों विपरीत हो गए। जहां का तापमान अगर अधिक है तो वहां का वायु दाब क्या मिलेगा? कम। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के विपरीत हैं। ये बात भी समझ में आ गई। देखो दो पॉइंट समझ लिए, ऊंचाई के साथ साथ वायु दाब कम होता है और नीचे आने पर वायु दाब बढ़ता है। तापमान और वायु दाब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जहां पर तापमान अधिक होगा वहां का वायु दाब क्या होगा? कम होगा। यस मेरे भाई। चलो आगे, गति कारक में अगर बात करें तो दो प्रकार थाने गति देखने मिलेगी, दो शब्द मिलेंगे गति कारक में, एक तो वायु का आरोहण, एक वायु का अवरोहण। या शुरू में ऐसे लिख लो, वायु का अवरोहण, अवरोहण गति होगी, और आरोहण गति, आरोहण। तो अवरोहण गति होगी और कौन सी होगी? आरोहण गति। देखो अपन अपन आपने ये पढ़ा कि अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही 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 क्रम में अवरोही नाम बड़ा है तो बड़ा लगा दो, आरोही नाम छोटा है तो छोटा। अवरोही एक दो तीन चार पांच अक्षरों का, वो चार अक्षरों का। इसका नाम बड़ा, उसके आगे बड़ा डंडा लगाओ। इसका नाम छोटा है, वो छोटा डंडा। अवरोहण के अंदर क्या होता है, जो वायु होती है वो बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर है, यानी ऊपर से कैसे आएगी? नीचे की ओर। और आरोहण छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर चल रहा है, छोटे से बड़े की ओर, और इसमें आवाज जो है नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। बात समझ में आई क्या? देखो अवरोहण नाम बड़ा है तो बड़े से छोटे की ओर, आरोहण नाम छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर। एक बार आप खुद समझो इस बात को, एक बार आप खुद समझो। हाँ तो इसमें लिखना, अब अवरोहण में क्या लिखोगे? अवरोहण में आप लिखोगे हवा जब
हवा जब ऊपर से ऊपर से नीचे की ओर आई, नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर आती है। हवा जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसे बोलते हैं वायु का अवरोहन। और याद रखना, हवा जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उसे बोलते हैं आरोहण। हवा जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आरोहण। अब अपना रह गया कौन सा, जल वाष्प वाला पॉइंट। एक बार इतना जो है आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं जल वाष्प को आपको अगले पेज पे करा। ठीक है, लिख लिया। अब सुनो, जल वाष्प की बात करें तो देखना, समझो इस पॉइंट को। जल का वाष्पीकरण ज्यादा कहां देखने को मिलेगा, जल वाष्प, जल वाष्प। जल वाष्प क्या होगा, देखो जहां पर तापमान ज्यादा होता है ना, वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है। और तापमान ज्यादा होगा तो वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखना, जहां पर तापमान अधिक होता है वहां पर जल वाष्प की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। क्योंकि तापमान अधिक होगा तो कोई भी चीज है वो भाप बनकर ऊपर उठने लग जाएंगी। जैसे हवाएं हैं, अब यहाँ ताप ज्यादा होगा तो हवाओं का बाष्पीकरण होने लग जाएगा, हवा जो ऊपर की ओर उठने लग जाएगी। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ सबसे बढ़िया। यहाँ गर्म पानी डालकर गैस पे चला दो या चूल्हे पे चढ़ा दो और उसमें नीचे आग लगा दो। अब वो पानी जो है वो भाप बनकर उठने लग जाएगा। तो गुरु जी अगर हम उड़ने ना दें, उसके ऊपर ढक्कन लगा दे तो ढक्कन आप देखोगे थोड़ी देर में फड़ 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 ऐसे करने लग जाएगा, नहीं करने लग जाएगा, क्योंकि वो वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्प बन रहा है ना। तो वो चीज है। अच्छा, तो ताप अधिक होगा वहां का वायु दाब कम होगा, और वायु दाब कम मतलब जल वाष्प हो रहा है। तो याद रखना, लेकिन वायु दाब में जल वाष्प की मात्रा कम होती है। जहां पर वायु दाब अधिक होगा तो जल वाष्प की मात्रा क्या होगी, कम। तो क्या लिखोगे, इसको यहीं बना रहने दो ऐसे, वायु दाब, जहां वायु दाब होगा वहां जल वाष्प कम होगा। वायु दाब में जल वाष्प की मात्रा कम होती है, जल वाष्प की मात्रा कम होती है, कम होती है। जल वाष्प की मात्रा कम होती है किसके अंदर, ये बात कमेंट करके बताना, समझ में आ गई क्या आपको। वायु दाब में जल वाष्प की मात्रा कम होती है। देखो जहां पर वायु दाब अधिक होगा तो वहां का तापमान क्या हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा। और तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण इतना अच्छा हो नहीं पाएगा, हवाएं इतना अच्छा उठ नहीं पाएगी। हवाओं को ऊपर उठने के लिए तापमान की जरूरत है, तापमान अधिक होगा तो ही वायु दाब कम होगा वहां। तो वायु में जल वाष्प की मात्रा जो है वो कम होती है, तो वायु दाब में जल का वाष्पीकरण की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम। बहुत बढ़िया। अच्छा, आर्द्र जो वायु होती है, आर्द्र वायु यानी ठंडी, ठंडी वायु के अंदर जो है वो क्या होता है, जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, याद रखना। आर्द्र वायु में, आर्द्र वायु में यहां बात कर रहा है जल वाष्प की, जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। ये प्रश्न सिंपल सा है जो आप रटोगे, अधिक होती है। चलो ये बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है सामान्य परिचय की। अभी मैंने आपको जो है सामान्य परिचय की बात की, एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं, फिर से समझा देता हूं कि पवन संचरण में वायु की क्षैतिज गति को पवन कहते हैं, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को पवन तरंगे कहते हैं। और अभिसरण का मतलब होता है जब हवाएं एक दूसरे के सामने आती है, अपसरण का मतलब होता है जब एक दूसरे के विपरीत चली जाती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं वायुदाब, वायु का जो भार होता है उसे वायुदाब कहते हैं। मापन यंत्र हो गया बेरोमीटर, कौन सा, बेरोमीटर। महत्वपूर्ण इकाई होगी मिलीबार, पास्कल, इंच, सेंटीमीटर। मिलीबार का जो यूज है सर्वप्रथम किसने किया, वी वर्कनीज ने, मापन इकाई के रूप में। समुद्र तल पर वायुदाब ज्यादा देखने को मिलता है, याद रखना। थल भाग और समुद्र में वायुदाब ज्यादा कहां देखने को मिलता है, वायु दाब जो है वो समुद्र तल पर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। द बेस्ट टीचर ऑफ जियोग्राफी एंड हिस्ट्री इन सूरतगढ़, भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट पोस्ट की होनी है, मतलब लाग जा बढ़िया पढ़ाने लाग जा। ऐसे मत बोला करो ये बातें, बेस्ट टीचर तो पूरा सूरतगढ़ में, सूरतगढ़ का बेचारा और टीचर है भी बढ़िया मेहनत करे, फिर भी तो बुरो लागे बिना ने, है ना। तो थोड़ा सा, कौन सी सही है बुक, इसके लिए बुक सही है सर, बुक बताओ। अरे बुक क्या बात कर रहे हो आप, मैं बुक को शानदार कंटेंट देने वाला थे, बुक किसी है।